हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो आज की जो वीडियो है, उसमें मैं बताने वाला हूँ एटमॉस्फेयर के बारे में। जो मैं एक सीरीज़ चलाया हूँ, उसमें नॉर्मली सीजीएल मेंस जो अपकमिंग जो मेंस एग्ज़ामिनेशन है, उसके पर्सपेक्टिव से है। तो आइए हम विदाउट टाइम वेस्टिंग किए हुए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। जैसा कि आप जानते हैं कि सीजीएल मेंस में जो जीएस पोर्शन है, वो एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है आपको मेरिट इन करने में। आपने कट ऑफ देख ही लिया है। मैथ रीजनिंग क्या है कि 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे, लोग सब कोई कर लेंगे। बट जीएस में क्या है कि एक क्वेश्चन करना अगर आपको नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे। एंड जियोग्राफी की जो परसेंटेज है, मतलब आपको 4 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। और अगर आप 3 से 4 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो सोचिए कि आपका जीएस में अच्छा स्कोर हो सकता है। आइए विदाउट मैं टाइम वेस्टिंग करते हुए मैं ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें एटमॉस्फेयर में, तो हमें उसको सीखना है। तो देखिए, एटमॉस्फेयर मतलब क्या? हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ एयर, और एयर क्या होती है? एयर होती है मिक्सचर ऑफ गैसेस की मिक्सचर होती है। अब मिक्सचर कौन सी गैस है उसकी? हमने देखा नाइट्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, आर्गन होता है। याद रखिएगा, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन के बाद आर्गन होता है, उसके बाद CO2 होता है, उसके बाद नियोन। जो मेन जो है वही है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20 to 21%, आर्गन जो होता है वो 0.93%, ये 0.03%, और ये होता है 0.02%। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। CO2 का यूज़ किस में आता है? एज अ ग्रीन हाउस गैस में। ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट में नॉर्मली कांच का ग्लास होता है, जिसमें क्या होता है, जो सन की रेज होती है, सन की रेज से जो यूवी रेज निकलते हैं, ये आते तो हैं बट ये जाते नहीं हैं। ये क्या होते हैं? ये इस ग्लास के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। ट्रैप होंगे तो हीट इंक्रीज हो जाएगा, हीट बढ़ जाएगा, हीट का ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, यही इफेक्ट है। बट हम यहाँ क्या सीखने वाले हैं, एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आता है वो ये है कि जैसे कि हमने देखा सन की रेज आ रही है, ठीक है। अब यूवी रेज आया, यूवी रेज आएगा, इनकमिंग रेज आएगा, अल्ट्रावायलेट रेज आएगा। तो जिस सूर्य की किरणों से, जिससे जो अर्थ है, जो धरातल जो है, वो जो गर्म होती है, उसको कहते हैं इंसोलेशन। इंसोलेशन या सूर्यता बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है इसके बारे में। एसएससी के एग्जाम में प्रीवियस PYQs में आप देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसको कहते हैं इंसोलेशन। अब ये जो हीट हुआ, ये तो क्या करेगा? ये तो रेडिएट भी करेगा, रेडिएट भी करेगा। तो जो रेडिएट करेगा उसको कहते हैं हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, या इसको कहते हैं इंफ्रारेड। ये एज जैसे इसमें यूवी रेज आती हैं, इसमें इंफ्रारेड रेडिएट होती है। तो अब बात यह आता है कि और एक चीज़ है इसमें, ये शॉर्ट वेव फॉर्म के रूप में आती है, लघु तरंगे के रूप में आती है। और ये जो होता है ये दीर्घ तरंग के रूप में आती है, मतलब कि लॉन्ग वेव फॉर्म में आती हैं। तो ये कैसे पता चला? ये देखिए, याद करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे क्लास में याद नहीं करना है, आपको समझना है। तो हमने जैसे साइंस में पढ़ा है इलेक्ट्रोमैकेनिकल रेज के बारे में, तो उसमें ये जाना है कि ये आपका ये होती है। तो इनका इनका जो वेवलेंथ होता है इंफ्रारेड का, ये होता है। और फिर होती है विजिबल, फिर होती है अल्ट्रावायोलेट। तो हम लोग खुद देख रहे हैं कि इनका जो वेवलेंथ है, अल्ट्रावायोलेट का जो यूवी रेज का जो वेवलेंथ है कम है, जैसे शॉर्ट वेवलेंथ लिख दिए। इंफ्रारेड का वेवलेंथ बड़ा है, ये देखो लेंथ लेमडा ज़्यादा है, तो उसको क्या किए हम? लॉन्ग वेव फॉर्म। बस दैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। अब आते हैं एटमॉस्फेरिक लेयर के बारे में। हमने देखा सबसे टॉप लेयर है वो होता है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में हम देखते हैं कि सन की रेज आती क्या होती है? सन की रेज आती है, ये इक्वेटर है मान लीजिए, ये पोल है, ये पोल है। सन की रेज आई इक्वेटर पे, यहाँ पे जो गैसें हैं वो गर्म होके ऊपर उठी। अभी पोलर एरिया है तो सन की रेज पता ही है, पोलर पे क्या होता है? ये सन की रेज है, ये अर्थ है। तो यहाँ जो पड़ता है पोलर पार्ट पे, वो स्लांट पड़ता है। स्लांट मतलब कि थोड़ा सा एंगल बना के पड़ता है। तो यहाँ जो है
एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, बट यहाँ क्या है, लंबवत पड़ता है, इक्वेटर पे परपेंडिकुलर पड़ता है, इस वजह से यहाँ ज़्यादा पड़ती है। इक्वेटर पे लंबवत पड़ने के कारण यहाँ पर रेस, यहाँ की जो गैसें गर्म होगी, एयर गर्म होगी, ये ऊपर उठेगी, यहाँ उतना सूर्य की किरण नहीं पहुँच पाएगी, इसी वजह से ये ज़्यादा हाइट तक नहीं उठ पाएगी। इस वजह से जो थिकनेस होगा वो इक्वेटर पे ज़्यादा होगा, पोलर पे कम होगा। इस पे 18 किलोमीटर होता है, इस पे 8 किलोमीटर होता है, दैट्स इट। अब देखते हैं जब ये जो प्रोसेस होता है, अब ये कंटिन्यूस चलता रहेगा तो यहाँ क्या बनाएगा, यहाँ बनाएगा आपका, यहाँ बनाएगा क्लाउड बनाएगा, तो यहाँ करेगा वर्षा। तो ऑल जितने भी वेदर रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, बारिश हो रही, सब जितना भी है वो ट्रोपोस्फियर में होता है। स्ट्रेटोस्फियर क्या होता है, स्ट्रेटोस्फियर में होता है आपका, स्ट्रेटोस्फियर में जाने से पहले एक चीज़ बता दूं आपका, ट्रोपोस्फियर में NLR जो है, मतलब NLR क्या होता है, NLR होता है आपका नॉर्मल लैप्स रेट, हिंदी में बोलते हैं इसको ताप पतन दर। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो गैसेस अर्थ के सरफेस के पास बहुत ज़्यादा रहती हैं, ऊपर में कम रहती है, डेंसिटी कम रहती है, नीचे ज़्यादा रहती है। अब क्या होता है, सन की रेज आई, अर्थ को गर्म की, ये जब गर्म करेगी तो हमने पढ़ा है ये रेडिएट भी करती है। जब रेडिएट करेगी तो ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से यहाँ की जो गैसें हैं वो गर्म हो जाएगी, और जब ये गर्म हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, वार्म, कंडीशन हो जाएगी वार्म, और ऊपर में हो जाएगा ठंडा। तो हम क्या देखेंगे, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, अगर हम ऊपर जाएंगे तो हम देखेंगे कि हाइट के साथ टेम्परेचर कम हो रहा है, क्योंकि ऊपर का तापमान ठंडा है, नीचे का तापमान गर्म है, क्योंकि यहाँ पर अर्थ के टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से यहाँ की जो गैसें हैं, यहाँ के एयर जो है वार्म है, दैट्स इट। रेट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, दो रेट देखिएगा, पर किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सी डिक्रीज होता है टेम्परेचर, या तो 165 मीटर पे 1 डिग्री सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो अब आते हैं स्ट्रेटोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है कि यहाँ पाया जाता है ओजोन लेयर, ओजोन की लेयर पाई जाती है, और ओजोन की लेयर के पाए जाने के साथ क्या होता है, ये आपका जो सन से यूवी रेज निकलता है, जो सन से जो यूवी रेज निकलता है उसको प्रोटेक्ट करता है। सबसे खतरनाक UVC जो टाइप होता है, सबसे खतरनाक होता है, जो स्किन को डैमेज कर सकता है, ये है। इसमें क्या होता है, जब ये सन की एनर्जी को, जो रे को ट्रैप करता है, जो यूवी रेज को ट्रैप करता है ओजोन की लेयर, तो वो हीट को ट्रैप करने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो यहाँ क्या होता है, हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। मेजोस्फीयर में क्या होता है, मेजोस्फीयर में यहाँ दो चीज़ है, यहाँ अब जैसे कि हमने जाना कि थोड़ा हाइट पे पाया जाता है, 85 to 80 किलोमीटर पे पाया जाता है। इसकी वजह से क्या है, यहाँ एयर की डेंसिटी कम है, जब एयर की डेंसिटी कम है तो यहाँ उतना सन की रेज पहुँच नहीं पाती, और हमने पढ़ा NLR में कि हाइट बढ़ने के बाद टेम्परेचर घटता है। तो यहाँ क्या होता है, आप अगर हाइट बढ़ने से टेम्परेचर घटता है तो मेजोस्फीयर जो ऐसा है, उसको बोलते हैं मध्य मंडल बोलते हैं, वहाँ क्या है, सबसे कोल्डेस्ट लेयर माना जाता है, अर्थ का सबसे कोल्डेस्ट लेयर मध्यस्फीयर माना जाता है। और इसमें जो मेट्योर्स है, जिसको बोलते हैं उल्का पिंड बोलते हैं, उल्का पिंड यहाँ जलते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम थर्मोस्फेयर। तो थर्मोस्फेयर में अगर हम देखें, थर्मोस्फेयर में हमारा दो चीज़ है, एक है आयनोस्फेयर, एक है एक्सोस्फेयर। तो अगर हम आयनोस्फेयर की बात करें तो आयनोस्फेयर में क्या है कि बहुत हाइट पे है, 600 किलोमीटर टू 690 किलोमीटर। वहाँ क्या होता है, गैस नहीं होती है। अब यहाँ पर होता है फ्री एटम। फ्री एटम मतलब क्या, इसमें होती है चार्जेस। एटम में क्या होता है, चार्ज होता है भाई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन चार्ज होने की वजह से ये आपस में क्या करते हैं, कॉलिजन होता है। जब ये चार्ज पार्टिकल रहते हैं, कॉलिजन होता है, तो आपका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अब हीट रिलीज होगा तो टेम्परेचर भी ज़्यादा ही होगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं आयोनाइजेशन। इसका जो यूज़ है, नॉर्मली इसका यूज़ होता है आपको रेडियो सिग्नल में आप नॉर्मली देखते हैं कि जो भी हम ऑडियो सिग्नल सुनते हैं, वो क्या करता है, ज़मीन से कोई ग्राउंड से यहाँ से रेडिएट किया, वहाँ से रिफ्लेक्ट होके बैक होके यहाँ एक टावर लगा हुआ है, वहाँ लगा। तो ये आपका काम करता है आयोनोस्फीयर, दैट्स इट, इतना ही जानना है। इसमें भी क्या हुआ, हाइट के साथ करने के साथ क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है
की वजह से, चार्ज पार्टिकल की वजह से यहाँ हीट जनरेट हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। बस अब आते हैं एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर सबसे बाह्य परत है, हम जानते हैं, ठीक। ये आपका जो एटमॉस्फेयर पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। और एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि हमारे जो फ्लाइंग जेट है वो कहाँ उड़ते हैं। तो फ्लाइंग जेट जो है, अब ट्रोपोस्फियर में सारी क्लाउडी एरिया, क्लाउडी रेन वगैरह सब हो जाता है, तो वहाँ अगर उड़ने से क्या होगा, वहाँ पर आपको टर्बुलेंस फील होगा जहाज़ों को। इसी वजह से इंडिगो वाले क्या करते हैं, बोलते हैं ना सीट की पेटी बांध लीजिए, अभी ये है बेल्ट पहन लीजिए। तो कुछ ऐसे रीज़न होता है, टर्बुलेंस होता है। अच्छा, सडनली अगर क्लाउड अगर आ गया तो ऐसे नॉर्मली क्या उड़ते हैं, ये अप लोअर स्ट्रेटोस्फियर, लोअर मतलब यहाँ पर उड़ते हैं। देख रहे हो ये एयरक्राफ्ट, ये लोअर वाला है, लोअर पे उड़ते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम नॉर्मली वायु पेटियों की तरफ आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, वायु दो पेटियों से जाने से पहले हम ये इतना जान लें कि हम जैसे कि जानते हैं कि विंड का मूवमेंट हॉरिजॉन्टल होता है। अगर आप कहीं खड़े हो जाओ तो देखिएगा तो हॉरिजॉन्टल ही फील होगा, वर्टिकल तो फील होगा नहीं। वो क्या ऊपर से आता है क्या हवा, नहीं आएगा, ये नीचे से आता है क्या, नहीं, ऐसा नहीं है, हमको हॉरिजॉन्टल ही फील होता है। तो जब हॉरिजॉन्टल फील होता है तो नॉर्मली हम क्या बात करते हैं, ये होता क्यों है, क्योंकि देखिए ये हवा बहता क्यों है, क्योंकि यहाँ ग्रेडियंट होता है या स्लोप बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये कैसा कैसा स्लोप है, ये है आपका हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच का जो मतलब स्लोप बनता है। जैसे देखिए, जैसे बता रहे हैं कि जैसे यहाँ एयर की डेंसिटी, इसमें एयर ज़्यादा है, यहाँ क्या हाई प्रेशर है। अब इसमें एयर ही नहीं है, ज़्यादा है ही नहीं, डेंस है ही नहीं, एयर है ही नहीं, तो ये लो प्रेशर है, बस हाई से लो फ्लो हो जाएगा। जैसे कि जानते हैं एयर फ्लो होती है, तो जितना ज़्यादा ग्रेडियंट होगा उतना ज़्यादा आपका विंड की स्पीड होगी, जितना ज़्यादा ग्रेडियंट होगा उतना ज़्यादा स्पीड होगी, जितना ग्रेडियंट ज़्यादा होगा उतनी स्पीड ज़्यादा होगी। बस इतना ही जानना है। अब क्या है कि हाई और लो तो हो गया। अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको जान लो तब अच्छा होगा। यहाँ अगर टेम्परेचर दिए, जैसे इक्वेटर है, या टेम्परेचर जहाँ देंगे, जहाँ हीट ज़्यादा होगी वहाँ की एयर ऊपर उठेगी, ऊपर उठी, वहाँ डेवलप होगा लो प्रेशर। क्यों, क्योंकि वहाँ की जो एयर है वो खाली हो गई, कोई प्रेशर ही नहीं है, लो प्रेशर। अभी गई ऊपर, वहाँ भाई प्रेशर है, वहाँ ही सारी एयर है, यहाँ हो गई हाई प्रेशर, ठीक है। अब क्या होगा, अभी हाई प्रेशर हो गया तो कहीं ना कहीं जाके ये सिंक होगा, नीचे आएगा, भारी हो गया है, कहीं ना कहीं नीचे आएगा। अब ये क्या होगा, फिर ये नीचे आएगा, जब नीचे आएगा भारी होकर सिंक होगा, तो यहाँ क्या होगा, हाई प्रेशर, क्योंकि इसके पास बहुत सारे एयर है, कई बहुत सारे एयर हैं, इस वजह से ये हाई प्रेशर हो गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ लो है, दोनों तरफ हाई है, तो जो विंड की जो मूवमेंट होगा हाई से लो, हाई से लो। यहाँ क्या हो रहा है, हाई प्रेशर है, ये यहाँ लो प्रेशर होगा। यहाँ लो प्रेशर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ कोई एयर है थी नहीं, तो नॉर्मली ये जहाँ एयर नहीं है, जहाँ मैंने बताया प्रेशर ग्रेडियंट, उसको वहाँ की तरफ फ्लो करेगा, तो इसलिए ये इस तरफ फ्लो कर गया लो प्रेशर की तरफ, तो इसका डायरेक्शन ये हो गया। तो हम देखते हैं कि ये इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं कन्वर्जेंस, इसको कहते हैं डाइवर्जेंस। देख रहे हो, ये अलग हो रहा है, ये अलग हो रहा है, ये आपस में एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो ये कन्वर्जेंस है। क्योंकि यहाँ खाली है, जितने भी हर तरफ से जो भी आपकी हाई प्रेशर जो एरिया है वहाँ इस लो प्रेशर के पास आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ हवा है ही नहीं, यहाँ हवा है ही नहीं, जहाँ हवा नहीं वहीं तो आएंगे, ठीक है। हमने ये देख लिया सारी चीज़ें। अब आते हैं नॉर्मली पेटियों की तरफ आते हैं, वायुदाब पेटियों की तरफ। तो नॉर्मली याद रखिएगा, जहाँ हाई लो प्रेशर है, गर्म होगा, वहाँ हवा ऊपर उठेगी, हवा होगा ही नहीं, प्रेशर बनेगा ही नहीं, तो वहाँ लो प्रेशर होगा। और जहाँ जस्ट उसके अपोजिट क्या होगा, दोनों तरफ हाई प्रेशर होगा। अगर यहीं अगर हाई प्रेशर रहता तो यहाँ लो प्रेशर होता, यहाँ लो प्रेशर होता, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, ये फंडा है, इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक। अब आते हैं इसमें देखिए, ये आपका 0 डिग्री हुआ इक्वेटर, ये आपका 25 से 35, ये आपका 60 से 65, ये आपका पोलर। ये इधर भी होगा, मैं इस बार नॉर्दर्न दिखा रहा हूँ। सन की रेज यहाँ डायरेक्ट पड़ी, ये हवा ऊपर उठी, ऊपर उठी तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ हो गया लो प्रेशर, यहाँ हो गया हाई प्रेशर,
ठीक है, क्लियर। ये क्या होगी अब ये डाइवर्स होगी और ये भारी होने की वजह से क्या हो जाएगी, अब सिंक होगी। ये सिंक हो गई तो यहाँ क्या बन गया, सिंक होने के कारण हाई प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर बन गया। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ लो प्रेशर है, इसका मतलब क्या है, यहाँ लो प्रेशर बन रहा है कॉन्वेक्शनली, एयर कॉन्वेक्शनली बताऊंगा कॉन्वेक्शन क्या होता है, सब बताऊंगा। कॉन्वेक्शनली नॉर्मली क्या होता है कि जो गर्म होके जो राइज की है एयर, ठीक है, वर्टिकली राइज जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है उसको कहते हैं कॉन्वेक्शनली। तो गर्म किए, और जैसे हम देखते हैं कि अगर किसी केटल में पानी गर्म करते हैं तो कन्वेक्शनली जो है वो देखिएगा वहाँ उसका जो वो राइज होता है, उसका जो वाटर वेपर है वो राइज होता है, तो कन्वेक्शनली है। हीट का जो एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा है वो कन्वेक्शनली वर्टिकली हो रहा है। तो यहाँ पर हीट का ट्रांसफर जो वर्टिकली हो रहा है, तो हमने देखा कि यहाँ का जो एयर है सिंक कर गया, तो यहाँ लो प्रेशर बन गया। मतलब जहाँ लो प्रेशर है इसका मतलब क्या, यहाँ क्लाउड बनेंगे तो यहाँ बारिश होगी, क्लाउड बने तो यहाँ रेनफॉल होगा। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो हवा नीचे सबडक्ट हो रही है, नीचे बैठ रही है, नीचे सिंक हो रही है, तो यहाँ कोई क्लाउड नहीं बनेंगे, ना ही रेनफॉल होगा। यहाँ तो भाई क्लियर स्काई होगा, एकदम साफ साफ दिखते हुए। ठंड में क्या होता है, एकदम आसमान साफ रहता है, क्योंकि वहाँ सन का प्रकाश ज़्यादा है, यहाँ ठंड में नहीं रहे। तो सन की प्रकाश ज़्यादा नहीं है, कन्वेक्शनली राइज नहीं होगी तो भाई बस वहाँ कोई जो क्लाउड नहीं रहेगा, रेनफॉल नहीं होगा। चलो ठीक है, ये हो गया। अब पोलर की बात करते हैं, तो इसको कहते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इसको कहते हैं सब ट्रॉपिकल, मतलब सब ट्रॉपिकल शीतोष्ण उच्च वायुदाब सब ट्रॉपिकल कहते हैं। इसको क्या कहेंगे अभी देखेंगे। पोलर में क्या होता है, जो भारी है सिंक है, ज़्यादा एयर भारी है तो सिंक होगी। चलो ये तो हो गया, सिंक हो गई, इधर भी सिंक होगी। लेकिन यहाँ क्या होगा, ये तो हाई प्रेशर हो गया। यहाँ क्या होगा भाई, देखो यहाँ हाई है, यहाँ हाई है, लॉजिकली तो हम बोल दे कि यहाँ लो प्रेशर होगा, लेकिन लॉजिकली काम तो होता नहीं है। हमें तो बातें जाननी है कि यहाँ लो होगा क्यों। अभी बताया ना, अगर लो है तो यहाँ हाई होगा, यहाँ हाई होगा। अगर ये यहाँ हाई है तो यहाँ लो, अगर यहाँ लो है तो यहाँ हाई। चलो ये फंडा क्लियर होगा तुम्हारा। तो जैसे कि ये है कोल्ड, तो ये कोल्ड एयर हो गई, यहाँ से आ रही है वार्म, क्योंकि इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल में अभी भी क्या होती है, सन की रेज थोड़ी लंबी होती जो भी है, तो यहाँ से आया, ये हुआ वार्म। अब ये वार्म कोल्ड क्या होगा, कोल्ड डेंस ज़्यादा होने के कारण ये नीचे रहेगी और वार्म जाके ऊपर उठ जाएगी। लो प्रेशर हो गया, ऊपर गई हवा, यहाँ हाई प्रेशर होगा, फिर यहाँ क्या कर जाएगी, वापस से सिंक कर जाएगी। हवा हाई प्रेशर है सिंक तो करेगी ही, तो लो प्रेशर बन गया। तो ये और एक रीज़न है इसका सिंक होने का। और एक रीज़न ये है कि इसमें ना जो अर्थ का जो मूवमेंट है वो भी काम कर रहा है, वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। तो और इसकी जब मूव करती है तो ये बाहर की तरफ फोर्स काम करता है, उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है तो उसमें क्या होता है कि यहाँ से आ रहा है, जैसे यहाँ से हमने बोला ना, यहाँ से आ रहा है कोल्ड, यहाँ से आ रहा है वार्म, तो ये वार्म जो है ये बाहर की तरफ चली जाती है, जिसका डायरेक्शन सेंट्रीफ्यूगल की तरफ है वैसे ही बाहर की तरफ आ जाती है। तो ये एक भी काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी काम करता है। इसको कहते हैं हम पोलर लो, ठीक है, पोलर लो, ठीक है, बेल्ट, प्रेशर बेल्ट, पोलर लो प्रेशर बेल्ट बोलते हैं। तो ये तो पोलर हाई है ही, ठीक है। चलो, तो हमने देखा ये सारी चीज़ें कहाँ से कहाँ है। ये नॉर्मली सबसे बड़ी बात और एक चीज़ आती है, यहाँ आता है कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट। कोरियोलिस फोर्स क्या करता है, किसी भी एयर के फ्लो को ये डिफ्लेक्ट कर देता है, डायरेक्शन को चेंज कर देता है। अब जैसे देखिए यहाँ तो हवा ऐसे भी जा सकती थी, ऐसे भी जा सकती थी, लेकिन नहीं, हवा ऐसी क्यों है, आपने देखा हवा ऐसी आ रही, हवा जो है एयर के जो ऐसा है, क्योंकि ये सब कोरियोलिस फोर्स के कारण है, ठीक है। जैसे हम किसी बॉल को कहीं, अगर हम बॉल को अगर कहीं फेंकते हैं, झूला में बैठे हैं, बॉल को थ्रो करते हैं, तो उसको विंड उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये है कोरियोलिस फोर्स। जैसे उसी के बेस पे एक लॉ है, वो है फेरल लॉ। ये कहता है कि कोई भी आदमी अगर हवा का जो डिफ्लेक्शन है नॉर्थ में दाईं ओर, मतलब राइट की तरफ, और साउथ हेमिस्फेयर में बाईं ओर,
नॉर्थ हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। तो ये हमने इसका ये देखा। दूसरा चीज़ ये है कि हमने 4 देखा, एक इक्वेटोरियल, सब ट्रॉपिकल मतलब उच्च शीतोष्ण वायुदाब, फिर होता है तुम्हारा सब पोलर, इसको कहते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट बोलते हैं, इसको कहते हैं उपध्रुवीय बोलते हैं। और इसको कहते हैं पोलर हाई मतलब कि ध्रुवीय। याद रखिएगा फिर से, इसको कहें इक्वेटोरियल कहते हैं, इसको कहते हैं सब ट्रॉपिकल मतलब कि आपका सब ट्रॉपिकल कह दिए। फिर आता है सब पोलर, उपध्रुवीय और ध्रुवीय। तो ये नीचे भी सेम नाम है। अब डायरेक्शन में क्या है, फेरल लो क्या काम करता है? देखो फेरल लो का काम, वो आप बोलिएगा कि भाई ये क्या है फेरल लो, क्या काम कर रहा है, कैसे क्या है, भाई देखते हैं इसको। सबसे पहली चीज़ है कि ये है आपकी जो विंड है, ये आपका है, जैसे देखिए ये आपका लो है, ये हाई है, ये आपका लो, ये हाई। तो विंड चलती है हाई से लो, ये हाई से लो, सॉरी स्टेट पहले बनाऊँ बात बताएंगे, हाई से लो। अभी मुड़ी कैसे, जैसे कि हमने जाना कि फेरल का लो ये कहता है कि ये अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है। तो दाईं ओर किधर, विंड की डायरेक्शन किधर, हम अपने तरफ की दाईं ओर नहीं, विंड के, तो विंड की दाएं किधर रहेगा, इधर होगा। देखिए डिफ्लेक्शन इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ये अपनी दाईं ओर मुड़ेगी तो इधर हो जाएगा। तो इसको इसी तरह ये भी, तो हम देख रहे हैं डायरेक्शन क्या है, ये ईस्ट से आ रही है, इसको कहते हैं हम ईस्टर्ली मतलब कि इसको कहते हैं हम आपका ट्रेड ईस्टर्ली या व्यापारिक पवने कहते हैं। इसी के वजह से हम देखेंगे अभी कि जो अर्थ पे जो मतलब जो डिजर्ट है वो आपके नॉर्मली वेस्ट साइड ही मिलते हैं, ठीक है, वेस्ट साइड ही मिलते हैं। अभी हम इसके बारे में जानेंगे। अब इसमें क्या है, ये है आपका वेस्टर्ली, ये वेस्टर्ली और ये भी वेस्टर्ली, ये और ये अलग कर, ये और ये, इसको कहते हैं हम पछुआ पौने। वेस्टर्ली क्यों बोले, क्योंकि देखो भाई कहाँ से आ रही है, ये वेस्ट है ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये वेस्ट है तो वेस्ट की तरफ जा रही है, देखो वेस्ट जा रही है ना, ये वेस्ट, ये डायरेक्शन चेंज हो गई, फेरल लॉ के हिसाब से चेंज हो गया। अब आते हैं सेकेंडली पोलर ईस्टर्लीज। तो देखिए ये आ रही है ऊपर से, आ रही है ना ये, तो कहाँ से आ रही है, ईस्ट से आ रही है, तो इसलिए पोलर ईस्टर्लीज हो गई। बस नॉर्मल है, 3 ही है, एक है आपका ईस्टर्ली, एक है पछुआ पवन है मतलब वेस्टर्ली, एक होती है पोलर ईस्टर्लीज, काम खत्म। अब देखते हैं, अब चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो बताना है मुझे उसके पे चलते हैं। हम क्या बताने वाले थे, जो ईस्टर्ली है, मान लो ये ईस्टर्ली है, तो ईस्टर्ली आई, विंड आई, ईस्टर्ली आई, इसकी तरफ से आ रही है, तो यहाँ देखते हैं, यहाँ से वाटर लेके यहाँ तो बारिश करा दी, यहाँ आपका डिजर्ट रह गया, यहाँ तो बारिश नहीं करा पाई। तो इसीलिए हम देखते हैं नॉर्मली मैक्सिमम जो डिजर्ट है वो वेस्टर्न कॉन्टिनेंट, इसके कॉन्टिनेंट के वेस्ट में, ये कॉन्टिनेंट यहाँ तुम खड़े हो कॉन्टिनेंट पे, तुम्हारा वेस्ट ये होगा ना, तो वेस्ट पे क्या हो जाए, हमेशा डिजर्ट पाया जाता है। ये ईस्टर्ली का इफेक्ट है, ईस्टर्ली विंड का इफेक्ट है। वेस्टर्ली विंड का इफेक्ट देखते हैं, इफेक्ट क्या है वेस्टर्ली विंड का। देखो वेस्टर्ली कैसे चलती है, वेस्टर्ली चलती है आपका, वेस्टर्ली चलती है आपका ऐसे, वेस्टर्ली चलती है आपका ऐसे, चलती है ना, ऐसे बता रहे हैं, ऐसे चलती है। इसके चलने की वजह से क्या होता है कि, और ऐसे चलती है, इधर से चलती है, तो यहाँ तो लैंड है, लैंड ज़्यादा है नदर्न हेमिस्फीयर, नदर्न साइड में, तो इस वजह से ये एयर को ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड कर देती है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन ही नहीं है, यहाँ समुद्र है, सी है, तो यहाँ कोई नहीं करने के कारण इसको ना अलग अलग नाम से जाना जाता है, अलग अलग लैटिट्यूड में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि साउथ हेमिस्फीयर में, याद रखिएगा साउथ में, किसमें, साउथ में 40 डिग्री पे, ये 40 डिग्री पे क्या है, कहा जाता है रोअरिंग 40, गरजता 40,
50 डिग्री साउथ, सब साउथ है, नॉर्थ नहीं है, पचासा पछुआ, ठीक है। और 60 डिग्री एस पे क्या कहते हैं इसको, चीखता छाठा, मतलब साठा बोल दो, क्योंकि ये नॉर्थ में ज़्यादा लैंड है, इधर में लैंड नहीं है, इसी वजह से। आइसोबार क्या होता है, देखो आइसोबार जो है वो एकदम, उसको कहते हैं हम, जो सेम प्रेशर वाले लाइन को मिलाता है, जो सेम प्रेशर वाले लाइन को मिलाता है। जैसे कि मान लो ये हाई 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 एक लाइन पे है, तो इसको सबको मिला दिया तो सेम हो गया, लो 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 है तो मिला दिया तो ये लो प्रेशर। तो इस तरीके से को हम आइसोबार कहते हैं, सेम प्रेशर को मिलाने वाली, सेम दाब को मिलाने वाली रेखाओं को कहते हैं। अब आते हैं हम डोलड्रम क्या है। तो जैसे कि हम जानते हैं डोलड्रम में क्या होता है, डोलड्रम में हम जनरली ये देखते हैं, ये डोलड्रम को बताते हैं क्या है। डोलड्रम में देखिए ये है, इक्वेटोरियल है, ये है आपका ये 0 डिग्री, 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ। यहाँ क्या होता है, जो सन की जो रेज आती है, उसमें क्या होता है, देखो ध्यान से इधर, ये है आपका 0 डिग्री, 5 डिग्री, 5 डिग्री। यहाँ जैसे विंड आई हो, ऐसे इधर से आ रही है विंड, ये जैसी आएगी वहाँ ऊपर से नीचे चल रही है, यहाँ जैसे गर्म होगा, क्योंकि इक्वेटोरियल में आपको पता है वहाँ गर्म होता है, जैसी हवा गर्म होगी ये फिर से ऊपर उठ जाएगी, ये ऊपर उठ जाएगी, एंड देन फिर जाके ये सिंक होके फिर से चक्कर चलता रहेगा, साइकिल चलता रहेगा। हाई हो, यहाँ से हवा ऊपर उठी, यहाँ हाई हुआ, फिर सिंक होगी। तो ये वाले एरिया में क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ भी एक्टिविटी नहीं हो रही, तो इसको कहते हैं हम, ये होती है काम कंडीशन, इसको बोलते हैं डोलड्रम। डोलड्रम क्या होता है, ये एक काम कंडीशन है, ये बहुत ही ज़्यादा काम कंडीशन होती है। इसमें कोई भी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एयर का नहीं चलता है, ये क्या होता है, फिर से वर्टिकली राइज होके सिंक हो जाती है। हॉस्ट लैटिट्यूड क्या होता है, हॉस्ट लैटिट्यूड नॉर्मली आपका देखा जाए तो हॉस्ट लैटिट्यूड में जो है वो 30 डिग्री लैटिट्यूड को ही कहते हैं, 30 डिग्री लैटिट्यूड को ही कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए ये हमने देखा ना अभी कि यहाँ की जो रे ऊपर उठती है और ये सिंक हो जाती है, यहाँ सिंक हो जाती है। सिंक होने के कारण यहाँ क्या होता है, यहाँ हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर मतलब क्या, नो रेन, नो क्लाउड, नो रेन, तो यहाँ एकदम काम कंडीशन रहता है, काम कंडीशन। लेकिन क्या होता है, जब हमारे जो यात्री होते हैं, जब नाव लेके जाते थे तो यहाँ विंड के हेल्प से तो चले जाते थे, क्योंकि हर जगह विंड फ्लो कर रहा है। लेकिन यहाँ जब काम एरिया में जाते थे 30 डिग्री में, तो वहाँ उनको बहुत लोड होने की वजह से नाव में उन्होंने क्या करता था, घोड़े वोड़े लेके जाते थे, तो ज़्यादा वेट होने के कारण घोड़ों को नाव पानी में फेंकना पड़ता था, इसीलिए उसको हॉस्ट लैटिट्यूड कहा गया है, और कोई रीज़न नहीं है। क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है हवा रेज की, यहाँ सिंक रेज मिला, क्या मिला, सिंकिंग एयर मिला, यहाँ मिला क्लियर स्काई मिला, स्टेबल स्काई मिला, इसी वजह से। अब देखिए ITCZ क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ चुका है, कई बार आया है। ITCZ क्या होता है, ITCZ होता है ये देखो यहाँ लिखा हुआ ITCZ, इक्वेटोरियल को ही बोलते हैं ITCZ बोलते हैं। इसको कहते हैं अंतः उष्णकटिबंध अभिसरण क्षेत्र, अंतः उष्णकटिबंध अभिसरण क्षेत्र या इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन को देखो, यहाँ की जो रे है, ये ईस्टर्ली है, ये ईस्टर्ली है, रटिए मत। देखिए यहाँ क्या कन्वर्स कर रही है, हमने बताया था इसको कहते हैं हम कन्वर्जेंस, तो ये कन्वर्स कर रही है। इंटर ट्रॉपिकल है, ये क्या है, ये ट्रॉपिकल रीजन है, तो इसीलिए बोलती हैं ट्रॉपिकल। इंटर ट्रॉपिकल में ट्रॉपिकल के अंदर है, इसलिए इंटर ट्रॉपिकल बोल दी है। बात समझे, यहाँ क्या दोनों क्या कर रही है, मर्ज कर रही है, कन्वर्स कर रही है। तो यहाँ नॉर्मली क्या होगा, यहाँ हमने देखा है, यहाँ ITCZ क्या होता है, ITCZ ये है। यहाँ क्या है, लो प्रेशर हमने देखा, लो प्रेशर है तो यहाँ क्लाउडी होगा, बादल होगी तो बारिश होगी, बस यही चीज़ तो है। यहाँ कन्वेक्शनली अब यहाँ राइज भी कर रहा है, सब सही चीज़ हमने देख रखा है। अब आते हैं विंड के बारे में। तो विंड के बारे में अगर हम पढ़ें तो हम देखेंगे विंड को लेके बहुत अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ 3 प्रकार की विंड पाई जाती है। पहली टाइप होती है आपका प्लैनेटरी, मतलब होती है ग्रहीय पवनें। दूसरी होती है सीजनल, मतलब मौसमी होती है। तीसरी होती है लोकल, मतलब स्थानीय पवनें। तो जो प्लैनेटरी है उसमें हमने देखा ईस्ट, वेस्ट और पोलर, जो कि हमने पढ़ लिया। मानसून हम इंडियन में पढ़ेंगे। लोकल में हम लोकल पढ़ते हैं,
तो लोकल के बारे में जब पढ़ेंगे तो सबसे पहला है आपका लैंड ब्रीज, लैंड ब्रीज, और यहाँ होती है सी ब्रीज। ध्यान से देखिएगा। तो नॉर्मली क्या होता है लैंड ब्रीज वगैरह में, ये मान लीजिए दिन का समय है, ये आपका सी है, ये आपका लैंड है, सन की रेज आई, सन की रेज हमको पता है, सन की रेज ये आपका लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है, और सी बहुत स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होने के कारण ये थोड़ा देर में गर्म होता है। जब जल्दी हीट हो जाएगा तो ये कन्वेक्शनली राइज करेगा यहाँ का एयर, यहाँ हो जाएगा लो प्रेशर, इसके मुकाबले में रहेगा हाई प्रेशर। अब ये क्या करेगी, सी से लैंड की तरफ चलेगी। मेरी बात समझे, सी से लैंड की तरफ चलेगी, तो इसको कहते हैं, ना उल्टा दे दिया, तो याद रखिए जो जहाँ से चलेगा, सी से चल रहा है तो इसका नाम है सी ब्रीज। लैंड में जस्ट उल्टा, वो लैंड से चलेगा। लैंड में क्या होगा, रात में क्या होता है, रात में ये हो जाता है कि भाई देखो जल्दी लैंड गर्म भी होता है, जल्दी हीट को रेडिएट भी करता है, रेडिएट कर दिया तो यहाँ हो गया आपका, और ये नॉर्मली अभी भी गर्म, नॉर्मली ये अभी भी गर्म है। ये गर्म होने के कारण क्या हुआ, यहाँ पर लो प्रेशर बना, यहाँ पर इस ये अभी भी ये बहुत ठंडा हो गया क्योंकि इसने हीट पूरा रेडिएट कर दिया। तो हीट को रेडिएट कर दिया, जब ठंडा हो गया, ठंडा मतलब कि, ठंडा मतलब क्या, यहाँ एयर है, एयर है, एयर है मतलब यहाँ हाई प्रेशर है, तो यहाँ से यहाँ फ्लो होगा। यहाँ क्या है, लो प्रेशर है भाई, लो प्रेशर मतलब क्या, यहाँ अभी ये यहाँ की हीट जो है वो राइज होगी क्योंकि पानी ज़्यादा देर तक गर्म रहता है, जल्दी ठंडा भी नहीं होता वो, तो इस वजह से ये कन्वेक्शनली राइज कर रहा होगा। तो यहाँ हो गया लो प्रेशर, या हाई प्रेशर। अब यहाँ से लैंड से फ्लो होगी, इसको बोलते हैं सी ब्रीज। जस्ट एक और एक आता है, जल्दी जल्दी देखते हैं इसको। एक आता है आपका माउंटेन, एक होती है माउंटेन और वैली। तो हम डे के टाइम पे ये देखते हैं, डे के टाइम पे ये देखें कि सन की रे आई, तो ये जो स्लोपी एरिया है, स्लोपी एरिया जल्दी गर्म हो जाएगी। गर्म होने के क्या कन्वेक्शनली राइज होगी, कन्वेक्शनली राइज होगी। जब राइज होगी तो इसको कहते हैं हम लो प्रेशर, यहाँ होगा लो प्रेशर, यहाँ होगा लो प्रेशर। अब वैली इसके कंपेरिजन में क्या रहेगा, ठंडा रहेगा, तो हाई प्रेशर होगा। अब हाई से लो फ्लो करेगी, ये फ्लो करने लगेगी, ये फ्लो करने लगेगी ऐसे ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ फ्लो करेगी। तो इसमें क्या होता है कि जब हम पहाड़ की तरफ, कोई पहाड़ी चढ़ता है तो देखता है कि अरे दिन में चढ़ता है, देखता है अरे यार ये नीचे से हवा कहाँ से आ रही है, ये नीचे से आ रही है, नीचे से, ऊपर से नहीं नीचे से, तो वो डर जाता है यार क्या है ये। चलो ये हो गया। बट जस्ट इसके ये देखते हैं कि नाइट में क्या होता है। नाइट में हमने देखा कि इसका जस्ट अपोजिट ये होता है कि ये पार्ट जो है, ये पार्ट आपका जल्दी कूल हो जाता है, ये पार्ट जल्दी कूल हो जाता है। तो यहाँ जब कूल होता है तो हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है, और नीचे क्या होता था, गर्म रहता है वैली। इस वजह से क्या होती है, इस वजह से क्या होता है, ये राइज करता है, वार्म है ना, तो ये राइज करेगा। हमने देखा है जो चीज़ वार्म रहेगी वो राइज करेगी, तो यहाँ लो प्रेशर बनेगा, फिर वही हाई प्रेशर से फिर ये क्या होने लगता है, ये नीचे आने लगता है, नीचे नीचे। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ये जो वैली से जा रही है इसको बोलते हैं वैली ब्रीज, ये आ रही है माउंटेन से, इसको कहते हैं माउंटेन ब्रीज। बात समझे। माउंटेन ब्रीज में एक चीज़ आप देखे होंगे कि नीचे क्या हो गया, ऊपर से जो कोल्ड एयर नीचे आने के कारण क्या होगा, नीचे जो बन जाएगा, नीचे बन जाएगा कोल्ड, और ऊपर हो जाए ये, और एयर राइज किए यहाँ हो जाएगा वार्म। तो आपको लग रहा है ये NLR ताप, वो जो दर था नॉर्मल लैप्स रेट, ताप पतन दर, उसमें क्या था, ऊपर ठंडा था नीचे गर्म था, बट इसमें क्या है, नीचे ठंडा है ऊपर गर्म है, वार्म है। इसकी वजह से क्या हो गया, ये टेम्परेचर इन्वर्जन, इसको कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। ठीक है, कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। और एक जगह समय टेम्परेचर इन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, तो किस में होता है, ये होता है माउंटेन वैली में, माउंटेन ब्रीज में, सॉरी माउंटेन ब्रीज में होता है ये, उसमें नहीं होता है माउंटेन में, जब वो माउंटेन से नीचे आती है तब। ठीक है, दूसरा कहाँ होता है, दूसरा होता है आपका, जैसे पोलर एरिया में क्या होता है कि यहाँ आइस, आइस रहती है, सन की रेज आई, ये क्या हो गई है, इसका एल्बिडो। एल्बिडो क्या होता है, जो सन की रेज को एब्जॉर्ब नहीं करे वो रिफ्लेक्ट कर, ध्यान सुनिएगा, एल्बिडो ये टर्म, एल्बिडो क्या करता है, जो सन की रेज को रिफ्लेक्ट, सन की रेज आई रिफ्लेक्ट, आई रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट करने से क्या हो गया, कहीं ना कहीं तो भाई हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो यहाँ हो जाती है वार्म, ये हो जाती है बर्फ होने का, यहाँ होती है कोल्ड, हो जाती है कोल्ड। जब ये कोल्ड हो जाती है फिर वही सीन बन गया, कोल्ड वार्म टेम्परेचर इन्वर्जन। ठीक है, अब आते हैं
अब जल्दी से करते हैं कि आपका कंडक्शन क्या होता है। देखिए कंडक्शन जो प्रोसेस है, कंडक्शन की प्रोसेस में हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ये तब तक होगा, जैसे कोई पढ़े होंगे आप लोगों ने, जब तक दो बॉडी कांटेक्ट में रखते हैं तब तक, जब तक कि दोनों का तापमान इक्वल ना हो जाए, इक्वल टेम्परेचर ना हो जाए। तो ये नॉर्मली सॉलिड में ही होती है, ठीक है। ये एनर्जी का ट्रांसफर करता है, ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, जब साथ पास में लाएंगे तो दोनों में क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा, ठीक है। कोई वर्टिकली मूवमेंट वगैरह इसमें नहीं होती है। लेकिन कन्वेक्शनल में क्या होता है, वर्टिकली एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है, वर्टिकली, ठीक है। और एडवेक्शन क्या होता है, जो विंड की जो इसमें क्या होता है, कोई भी टेम्परेचर चेंज होगा ना, वो हॉरिजेंटली बाई विंड होगा, हॉरिजेंटली। हम लोग देखो कि आइस और कभी कभी देखते हैं हिमाचल प्रदेश में कभी भी बर्फबारी होती है, लेकिन हम देखते हैं कि ठंडी हवा बिहार और हिमाचल, बिहार उत्तराखंड में भी लगता है, बिहार यूपी में भी लगता है। क्यों लगता है, इसलिए लगता है क्योंकि वहाँ से जो हवाएं हैं वो हॉरिजेंटल लेकर आपका वहाँ का जो टेम्परेचर जो चेंज हुआ है उसको हॉरिजेंटली इधर लेके आ गई हैं, इसी वजह से। देखिए अब हम कुछ वर्ल्ड क्लाइमेट के कुछ नाम जानेंगे, वार्म लोकल विंड को जानेंगे। जैसे होता है चिनूक। चिनूक क्या होती है, नॉर्थ अमेरिका में होती है। देखो नॉर्थ अमेरिका में क्या होता है, देखो हम बता रहे ग्राफ में कि इसको कहते हैं हम स्नो ईटर। क्यों कहते हैं, यहाँ से क्या होती है कि यहाँ पाई जाती है आपकी रॉकी पर्वत पाई जाती है। यहाँ जो एयर आती है, यहाँ तो भाई मॉइस्चर लेती है, यहाँ बारिश करा देती है। अब आती है वृष्टि छाया प्रदेश में, लीवर्ड साइड में, तो यहाँ ड्राई होती है, सूख जाती है। तो ये क्या कर, यहाँ का जो स्नो होता है सबको स्नो को सबको खत्म कर देती है, इसलिए उसको कहते हैं स्नो ईटर भी कहते हैं। नॉर्थ अमेरिका में आती है, और पर्वत कौन सी होती है, रॉकी। बहुत बढ़िया, ये हो गया चिनूक के बारे में हम जानेंगे। दूसरा है आपका फोएन, होता है फोहेन। ये सेम प्रोसेस है कि ये वेट लेके आती है, ये आल्पस माउंटेन में होता है, यूरोप के पास आल्पस माउंटेन के पास होता है, स्विट्जरलैंड प्लस इटली और यूरोप के पास सेम प्रोसेस होता है उसका, जिसमें हमने इसमें देखा, क्या कहते हैं, चिनूक में देखा सेम प्रोसेस कि ये माउंटेन रहता है आपका, आल्पस माउंटेन रहता है, यहाँ आपका बारिश करा देती है मॉइस्चर लेके, यहाँ पर ड्राई हो जाता है लीवर्ड साइड में या ब्रिटिश प्रदेश में, इस वजह से। सिरक्को में क्या होता है, सिरक्को भी है इसमें। ये सिरक्को जो है वो आपकी, उसमें क्या होता है, नॉर्मली सहारा डिजर्ट में होती है। सहारा डिजर्ट नॉर्मली रेड कलर के होते हैं सैंड उसके। जैसे ही वो एक मेडिटेरियन सी है, यहाँ पर मेडिटेरियन सी होती है, मेडिटेरियन सी आपने देखा होगा, तो अफ्रीका से होकर जब ये सहारा से होती है, जब लेके जाती है तो मेडिटेरियन सी से मॉइस्चर ले लेती है, और जैसे ही वो करती है इटली, स्पेन और यहाँ पर बारिश करा देती है। जब वो बारिश करा देगी, तो बारिश कराएगी तो यहाँ आपको रेडिश सैंड की बारिश होती है, ठीक है। से अब और कौन है, अब है आपका हरमट्टान भी एक वार्म ही है, हमने देखा हरमट्टान भी। तो याद नहीं करना है, आपको समझना है कि भाई क्या क्या हो रहा है। रट लिए सिरक्को वार्म नहीं, आप याद कर रखिएगा तो याद रहेगा। सिरक्को एस से, सिरक्को एस से सहारा, समझ गए, सहारा के पास क्या आता है, रेडिस रहता है। चिनूक फोहन, चिनूक के पास आपने देख लिया कौन सा रहता है, चिनूक के पास रहता है रॉकी, और इसके पास कौन सा है, फोइन के पास कौन सा है आपका, आल्पस। हरमट्टान भी सेम, हरमट्टान भी एक वार्म है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि लू है इंडिया में, हमने देखा है लू है इंडिया की, ठीक है। अब नॉर्मली नाम याद रख लिए, चाइना में इसको बोलते हैं कारा बुरान, बस इतना याद रखिए, ज़्यादा याद मत रखिए, इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कोल्ड में देखते हैं, कोल्ड में क्या है, पहला है ब्लीजार्ड कनाडा में, कनाडा में क्या होती है, बी के बाद क्या आता है, सी, बी के बाद आता है सी, इसी वजह से बीसी तो अच्छा जानते ही होंगे। एंड सेकेंड चीज़ है मिस्ट्रल भी, बोरा में भर जाएंगे, बोरा में बस याद रखिए, ब्लिजार्ड बोरा, मतलब 2 बी है, बीबी आएगी तो मौज करेंगे, तो वही ब्लिजार्ड, बोरा एंड मौज, वही हो गया। अब आते हैं रेनफॉल के बारे में, ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि देखिए, इसमें अब जब हम ह्यूमिडिटी के बारे में सबने हमें पढ़ लिया, सब पढ़ लिया हमने, अब देख लीजिएगा, ठीक है। ह्यूमिडिटी के बारे में आएंगे तो हमने देखा कि कितना हमारा जो भी हम वाटर है मान लीजिए गर्म किए, तो
एयर में जितना इस H2O गर्म करेंगे तो एवापोरेशन के प्रोसेस से जो ये जाएगा यहाँ, जो ये लिक्विड से जो गैस में बदल के जो जाएगा H2O, उसी को एयर में जो जाएगा उसी को कहते हैं ह्यूमिडिटी। तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो प्रेजेंट है हमारे हवा में उसी को कहते हैं ह्यूमिडिटी। अभी कितना प्रेजेंट है, कितना मतलब कितना कैपेसिटी है, जरूरी नहीं ना कि भाई इसका कैपेसिटी वैसा ही हो, तो जितनी इसकी कैपेसिटी है उसको कहते हैं हम ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। जो मैक्सिमम अमाउंट जो वाटर वेपर होल्ड कर सकता है उसको ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर बढ़ने पे कैपेसिटी बढ़ती है, टेम्परेचर घटने पे कैपेसिटी घटती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बढ़ाने पे बढ़ा, घटने पे घटा। अब समर में क्या होता है, इसकी वार्म एयर की समर में क्या होता है कि नॉर्मली कैपेसिटी बढ़ जाती है क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पर बढ़ जाता है। विंटर में क्या होता है, यहाँ कोल्ड कैपेसिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। जब यहाँ कैपेसिटी लो हो जाएगी तो एवापोरेशन जब हमारे कपड़ों से होता है, जब हम धूप में कपड़े, जब ठंड के दिनों में कपड़े क्यों नहीं सूखते हैं, क्योंकि हमारी जो कैपेसिटी है, जब टेम्परेचर कम है ठंड में कैपेसिटी भी कम है। अब ये जो हमने कपड़े सुखाए हैं तारों पे, ये जब हमारा एवापोरेट करेंगे तो भाई ये उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे मॉइस्चर को, क्योंकि उनमें कैपेसिटी ही नहीं है, उनमें मॉइस्चर को होल्ड करने की क्षमता ही नहीं है। तो भाई क्यों करेंगे, तो टेम्परेचर घटेगा तो कैपेसिटी नहीं रहेगी उतना। ठीक है, चलो ठीक है, ये हो गया। और एक कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। क्या है, जितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, जितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, अब जितना एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है उसको कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। मतलब एब्सोल्यूट को कहते हैं हिंदी में, एब्सोल्यूट को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम सापेक्ष आर्द्रता। मतलब किसी के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी को, ठीक है, इसको इस हिसाब से कहते हैं द रेशियो ऑफ ह्यूमिडिटी टू ह्यूमिडिटी कैपेसिटी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज। बस परसेंटेज लगा दो, यही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट समझिएगा कि ये एक्चुअली होता क्या है। देखो, हम ग्राउंड पे क्या, RH होता क्या है, ग्राउंड पे क्या देखते हैं, ग्राउंड पे जमीन पे क्या देखते हैं, ग्राउंड पे इसकी कैपेसिटी ज़्यादा रहती है, क्योंकि ग्राउंड पे क्या होता है, टेम्परेचर गैसेस, मैंने पहले बताया था, टेम्परेचर यहाँ पर सन की किरणें आ रही है, किरणें आने का यहाँ ज़्यादा डेंसिटी है, गर्म रहेगा, तो यहाँ ह्यूमिड कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी। टेम्परेचर ज़्यादा है तो कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी। टेम्परेचर कैसे ज़्यादा है, मैंने बताया, यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है गैसेस की, सन की रेज आएगी, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होगा, यहाँ हीट ऑब्जॉर्व कर लेगा। अगर आप भूल गए हो तो फिर याद दिला दूँ। ठीक, अब यहाँ क्या है, जो एक्चुअल ह्यूमिडिटी है वो है कम, तो यहाँ होगा, अगर वो कम है, ये ज़्यादा है 1/2, कम है तो भाई लेस देन 1 ही वैल्यू आएगा। तो लेस देन वैल्यू मतलब RH का वैल्यू कम है, RH का वैल्यू कम है मतलब कि आपकी बारिश नहीं होगी भाई, नो रेनफॉल। RH अगर कम हुआ तो बारिश नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि RH मैक्स तभी होगा जब उसकी सैचुरेट हो जाएगा, संतृप्त। RH अगर मैक्स है इसका मतलब है कि पूरा संतृप्त हो गया, अब उसमें कोई कैपेसिटी ही नहीं बची। तो जब कैपेसिटी ही नहीं बची तो क्या कराएगा भाई, वो होल्ड नहीं कर पाएगा तो रेनफॉल करा लेगा। यहाँ RH की वैल्यू कम है, RH की वैल्यू कम है मतलब कि वो क्या है, अनसैचुरेटेड है, संतृप्त नहीं हुआ है, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, अभी है कैपेसिटी लेकिन है तो कम, एक्चुअल में है तो कम। हमारे पास कहने का मतलब क्या है, ये कैपेसिटी है और इतना ही वाटर वेपर है एक्चुअल में। तो भैया अभी इसको भी तो भरना पड़ेगा, यही ये कहना चाहता है कि ये है आपका ज़्यादा, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है ज़्यादा,
एक्चुअल में है कम, तो इसको भरने इसीलिए यहाँ RH है कम। RH कम है मतलब कि भाई बोल रहा है कि और मॉइस्चर लो, अनसेचुरेटेड है अभी ये संतृप्त नहीं है, इसको कहते हैं असंतृप्त। वहीं दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ अगर देखें कि अगर दूसरी तरफ क्या होगा, अगर हम RH को 100% कर दें, मतलब कि ऊपर की वैल्यू को ज़्यादा कर दें, नीचे की वैल्यू को कम कर दें, तो वही बात होगी ना कि कैपेसिटी है इतना और वेपर है इतना, तो होल्ड ही नहीं कर पाएगा। तो ये RH है 100%, सैचुरेटेड हो गया, संतृप्त हो गया। संतृप्त मतलब कि अब इसमें कोई भी मॉइस्चर लेने की क्षमता नहीं है, ठीक, बस यही याद रखिए। तो रेनफॉल ज़्यादा होगा क्योंकि होल्ड नहीं कर पाएगा बस। और जिस टेम्परेचर पे सैचुरेट होता है उसको कहते हैं हम ड्यू पॉइंट या ओसांक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यू पॉइंट कब होता है। अगर ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट मतलब कि 0 डिग्री के अबव होगा, ड्यू पॉइंट अगर सैचुरेट होना मतलब कि बारिश होना, सैचुरेट मतलब कि पूरा उसने मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया मतलब कि अब होल्ड नहीं कर पा रहा है मतलब कि अब रेनफॉल होगा। उसी वजह से ड्यू पॉइंट मतलब कब आ रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट के अगर ऊपर आएगा, अगर ज़्यादा आएगा 1 डिग्री 2 डिग्री पे, तो रेनडोप कराएगा, बारिश कराएगा। अगर इधर आएगा तो यहाँ आइस क्रिस्टल के फॉर्म में गिर जाएगा। वही चीज़ अब देखते हैं कंडेंसेशन क्या होता है। कंडेंसेशन कुछ नहीं है बच्चे, इसमें क्या करते हैं कि ये जो सरफेस पे जो हमारा एयर है वो अपलिफ्ट करेगा, ऊपर जाएगा, टेम्परेचर कम, कैपेसिटी कम, देखिए ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम। मैं देखा जब ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम होती है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम होगी, कैपेसिटी कम है, तो अब भाई टेम्परेचर भी तो कम है, कैपेसिटी कम है, लेकिन मॉइस्चर की अमाउंट तो घटा नहीं है ना। मॉइस्चर तो जो नीचे था वही ऊपर भी है, लेकिन उसकी कैपेसिटी घट गई। अब क्या होगा, बस वही हम बोलना चाहते हैं कि इस कैपेसिटी इतनी हो गई, मॉइस्चर इतना है, मॉइस्चर ही ज़्यादा हो गया कैपेसिटी से, तो रुक नहीं पाएगा, तो यहाँ क्या सैचुरेट हो जाएगा तो क्या रेनफॉल हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। अब ये क्या की गई है, गैस के फॉर्म में गई है। अब गैस से ये लिक्विड में चेंज होगी, जब लिक्विड में चेंज होगी इसको कहते हैं हम कंडेंसेशन कहते हैं। जो फेज जो चेंज किया गैस से लिक्विड, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। अब फिर जाके ये फिर क्या बनाएगा, फिर ये बनाएगा क्लाउड, क्लाउड बनाएगा, उसमें मिनी बहुत सारे बूंदे रहेंगी, ठीक है। तब जाके वो बारिश होगा, तब जाके वो प्रेसिपिटेशन कराएगा, सीधे बारिश नहीं करा देगा, प्रेसिपिटेशन कराएगा। प्रेसिपिटेशन वो होता है जिसमें से अब वो चाहे वो रेनफॉल करे या आपका रेनफॉल करे आइस क्रिस्टल के रूप में, जो भी है। तो कंडेंसेशन कुछ शर्तें हैं। क्या देखा हमने, टेम्परेचर लो होना चाहिए भाई, सिंपल सी बात है। ऊपर में क्या होगा, टेम्परेचर कम ही तो होगा, अब कम होगा तो कैपेसिटी कम होगी, तो यहाँ क्या होगा, एयर क्या होना चाहिए, सैचुरेटेड होना चाहिए। सैचुरेटेड मतलब कि RH क्या है, 100%, कोई क्षमता ही नहीं है, ठीक है। तो और एक चीज़ है, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, बहुत इंपॉर्टेंट। ये वो न्यूक्लियाई होते हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, जो भी हमारे एयर में सॉल्ट, डस्ट, प्रोडक्ट जितने भी होते हैं, वो एक हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह काम करते हैं, एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करते हैं, जिस पर ओस जितने भी सारे कंडेंस होते हैं। ग्रास क्या है, एक हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह काम करता है, उसके ऊपर हमारा ओस जो है वो कंडेंस होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसी तरह आप देख लो, अब कई सारी कंडेंसेशन के फॉर्म है, फॉर्म में अगर आप जाओगे तो जितने भी फॉर्म है ना, ये सारी हैं, ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग, क्लाउड भी है, स्मॉग, हेज, मिस्ट, ये सारे क्या कंडेंसेशन के फॉर्म है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो फॉग हम जानते हैं, फॉग में क्या होता है कि आपका स्मोक में क्या होता है, स्मोक होता है कि जब आपका फॉग में, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, फॉग में स्मोक मिल जाए तो स्मोक बनता है, तभी तो यार स्मोक मतलब क्या, धुआं के जो स्मोक वगैरह है वो मिल जाए तो वही होता है। तो ड्यू क्या होता है, देखो ड्यू में होता क्या है कि विंटर नाइट में टेम्परेचर होती है कम, टेम्परेचर हमने फिर वही कॉन्सेप्ट आएगा, विंटर नाइट है, टेम्परेचर कम है, कैपेसिटी कम है, तो RH 100% मतलब सैचुरेटेड मतलब कंडेंस होगा,
तो बस हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियर के रूप में क्या काम करेगा, पत्ते के ऊपर गिर जाएगा वो, फ्रॉस्ट पाला वगैरह देखते हैं हम वहाँ पर। तो अब दूसरी चीज़ ये है कि कंडीशन क्या है, तो पहला जो कंडीशन है फॉग का डेवलप होने का वो है लॉन्ग विंटर नाइट। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि ये जो है जो भी सन से रेज आई है यहाँ पर, वो लॉन्ग नाइट में क्या होती है, वो लॉन्ग वेव के फॉर्म में रेडिएट कर देती है, जिससे कि यहाँ रेडिएट कर देगी। हमने क्या बोला, जब रेडिएट करेगी तो टेम्परेचर यहाँ का क्या हो जाएगा, यहाँ का टेम्परेचर कम हो जाएगा, फिर से कैपेसिटी कम हो जाएगी, RH बढ़ जाएगा और सैचुरेट हो जाएगा, कंडेंसेशन होकर हो जाएगी। क्लियर स्काई क्यों चाहिए भाई, अगर हम क्लियर स्काई नहीं देंगे, अगर हम बादल दे देंगे, क्लाउडी दे देंगे, तो यहाँ जो हम हीट को रेडिएट कर रहे थे वो यहाँ जाकर ट्रैप हो जाएगा। तो हीट ट्रैप हो जाएगा तो हमारा वो जो कंडीशन है ना, टेम्परेचर कम होना, ये होना, वो बन ही नहीं पाएगा। फिर टेम्परेचर हो जाएगा ज़्यादा, कैपेसिटी हो जाएगी ज़्यादा, सैचुरेशन होगा ही नहीं, अनसैचुरेट रहेगा, बस बारिश फिर वो कंडेंस होगा नहीं, इसी वजह से। और ये फिर एक टेम्परेचर इन्वर्जन का, जैसे कि क्यों होगा टेम्परेचर इन्वर्जन यहाँ पर, कि ऊपर जब ट्रैप हो जाएगा तो ये हो जाएगी वार्म, नीचे हो जाएगी कोल्ड, तो वार्म और कोल्ड, फिर वही जो माउंटेन वैली में पढ़ा था हमने। काम कंडीशन क्या होना चाहिए, अगर विंड का मूवमेंट चलेगा तो जो भी माहौल बन रहा था यहाँ पर, यहाँ जो भी हो रहा था कि टेम्परेचर कम, ये नहीं होगा, ये उसको ले चला जाएगा, तो काम कंडीशन भी नहीं हो पाएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब क्लाउड के बारे में जानते हैं। क्लाउड ज़्यादा कुछ नहीं है क्लाउड के बारे में। एक लो क्लाउड होती है, मिडिल क्लाउड होती है, लो क्लाउड, मिडिल क्लाउड, हाई क्लाउड। तो लो क्लाउड जो है उसमें क्या हम देखते हैं, लो क्लाउड जो है वो कंडेंसेशन के फॉर्म के रूप में बनती है। तो इसको कहते हैं, हाई को बोलते हैं पक्षाप, हाई को बोलते हैं पक्षाप, मतलब कि सिरस क्लाउड होती हैं, सिरस क्लाउड बोलते हैं इसको। मिडिल को बोलते हैं अल्टू, मतलब कि मध्य, और जो लोअर होती है उसको बोलते हैं स्टेटस, निम्न, मतलब अलग अलग नाम से जानते हैं, सिरस, अल्टो, स्टेटस। तो जो यहाँ सिरस है वो सिरस में भी दो होते हैं, एक होते हैं क्यूमुलस वो होता है जो कई सारे जो क्लाउड होते हैं एक गोभी के आकार की तरह होते हैं, उसको कहते हैं क्यूमुलस। एक होता है आपका स्टेटस, जो लेयर के रूप में होते हैं, लेयर के रूप में फॉर्म में होते हैं, लेयर के रूप, देखो ये लेयर के फॉर्म में है, लेयर के फॉर्म में, उसको क्या स्टेटस कह दिए, और एक ग्लोबुलर फॉर्म में क्यूमुलस कह दिए। उसी तरह ऑल्टो में, जो सेम ऑल्टो में क्यूमुलस स्टेटस, सेम स्टेटस में भी क्यूमुलस, ठीक है, क्यूमुलस स्टेटस तो है ही। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस क्यूमुलस याद रखना है, स्टेटस याद रखना है। जो गोभी के आकार को क्यूमुलस कहते हैं, तो बस आपको नाम लगाते रहना, सिर्रो क्यूमुलस, सिर्रो स्टेटस, ऑल्टो क्यूमुलस, ऑल्टो स्टेटस, सबको ये याद रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि क्यूमुलोनिम्बस क्या होता है। क्यूमुलोनिम्बस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपका ग्रे कलर का होता है। ये थंडर स्टॉर्म, ये क्यों बनता है, क्योंकि जो अर्थ से हीट आया, फिर वर्टिकली आपका क्या होगा, वर्टिकली कन्वेक्शनली राइज होगा, राइज होने के बाद क्या होगा, ये क्लाउड का फॉर्मेशन बनाएगा और ये बारिश करा देगा। तो ये बहुत ही खतरनाक बारिश कराता है, थंडर स्टॉर्म कराता है, वेरी हेवी रेनफॉल कराता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। निम्बो स्टेटस क्या होता है, निम्बो स्टेटस जो होता है वो लेयर में होता है। निम्बो स्टेटस देखो यहाँ पर होता है, ये लेयर्स में होता है, ये थोड़ा निचले स्तर में पाया जाता है, बट लेयर बाई लेयर होता है। ये गया, फिर ये क्लाउड गया, फिर ये क्लाउड गया, तो एक लेयर बनते गया, तो जाके आपका जब बारिश, जब तीनों क्लाउड लेयर टू लेयर आ जाएगी, तब जाके ये कंडेंस होकर बारिश करा देगी, इस टाइप से है। बट वर्टिकली राइज होने वाली निम्बस ही है। हम देखते हैं कि भाई लाइटनिंग क्या है, तो हम जानते हैं कि इसमें कई सारे क्लाउड के अंदर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल का डेवलपमेंट हो जाता है। ये तब तक, अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ एयर की फ्रिक्शन, मतलब
अब इसमें क्या होता है कि एयर का रेजिस्टेंस रहता है। अब जैसे ही ये जो चार्ज है वो बहुत ज़्यादा ये स्ट्रांग होगा, अगर मतलब कि कहने का है, जो चार्ज है जब ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो ये एयर जो रेजिस्टेंस है वो उसको रोक नहीं पाएगी। ठीक है, जो ड्रॉपलेट के द्वारा जो चार्ज क्रिएट हो रहा है वो एयर रेजिस्टेंस रोक नहीं पाएगी, और वो फिर क्या होगा, ये आपस में मिल जाएंगे और ये फिर क्या करेंगे, लाइटनिंग करेंगे। ये लाइटनिंग करेंगे। अब ठीक है, जिसको बोलते हैं बिजली लाइटनिंग करेगी। अब आते हैं रेनफॉल। तो रेनफॉल के बारे में अगर आप जानें तो रेनफॉल ज़्यादा कुछ है नहीं। रेनफॉल में क्या होता है कि दो प्रकार की रेनफॉल होती है। एक होती है आपका कन्वेंशनली, मतलब कि ये आपका कन्वेंशनली में क्या होता है कि ये सन की लाइट है, सन की लाइट आई, ये फिर रेडिएट हुई, यहाँ क्लाउड बनाया, बारिश करा दी, बस यही है। लो प्रेशर बना, ऊपर टेम्परेचर कम हुआ, कंडेंसेशन हुआ, बारिश करा दी, इसको कहते हैं कन्वेंशनली। तो राइजेस होती है, ठंडा होती है, कंडेंसेशन प्रीमियम करा देती है। ओरोग्राफिक में क्या होता है, अब ये समुद्र से लेके आ रही है पहाड़ों पे, तो इसमें क्या हुआ कि भाई लेके आई, अब ऊपर मान लो ऐसे है ना, तो यहाँ आई, यहाँ क्लाउड बनाया, फिर यहाँ क्लाउड बनाया, फिर यहाँ क्लाउड बनाया, लेयर बाय लेयर बना। जब लेयर बाय लेयर बना तो जाके यहाँ बारिश करा देगी, और यहाँ क्या होगा, बारिश नहीं हो पाएगा। इसको बोलते हैं लीवर्ड साइड या वृष्टि छाया प्रदेश बोलते हैं हिंदी में। यहाँ बारिश उतनी नहीं हो पाती जितनी यहाँ करा देती है। मॉइस्चर खत्म हो जाता है ना, समुद्र से लेके आ रही है, हमको पहाड़ पाया, यहाँ ऊपर उठी, ठंडा हुआ, ठंडा कंडेंस हुई, बारिश करा दी, यहाँ करा ही नहीं पाई। ये सारी चीज हो गया। एयर मास क्या होता है, एयर मास वो चीज होती है जो एक प्रेशर ह्यूमिडिटी सेम कैरेक्टर, एक ऐसा एरिया जहाँ सेम प्रेशर हो, जहाँ सेम ह्यूमिडिटी हो, जहाँ सेम कैरेक्टर हो। अगर ये एरिया, अगर मान लीजिए अगर अगर इंडिया है, अगर ये एरिया अगर कोल्ड है तो कोल्ड होनी चाहिए, अगर ये वार्म है तो ये वार्म होनी चाहिए पूरा एरिया। तो एक जो होमोजीनियस जो जगह जो करेक्टर होते हैं उसी को कहते हैं एयर मास। ठीक, अब अब ये और एक चीज का फॉर्मेशन होता है, एक है एयर मास हो गए, सबसे बड़ी बात है वाताग्र फ्रंट। फ्रंट क्या होता है, फ्रंट ये होता है कि हमने देखा है कि अर्थ क्या होता है, हमने अर्थ देखा है, हमने देखा ये वेस्टर्ली तो ये गर्म होती है, तो ये कोल्ड एयर मास होती है पोलर वाली, तो ये कोल्ड है, ये वार्म है। जब दोनों आपस में मिलती है, ये कहाँ मिलती है, ये थोड़ी मिलती है आपका हायर लैटिट्यूड में, हायर लैटिट्यूड में मिलती है। ये ना ट्रॉपिकल में मिलती है ना कुछ में मिलती है, 60 से 65 डिग्री के बीच में मिलती है। ठीक है, जहाँ आपका वेस्टर्न और आपका पोलर ईस्टर्ली चलती है। तो ये है कोल्ड, पोलर एरिया से आ रही है, ये आ रही है ट्रॉपिकल से, तो गर्म है। तो जो आपस में मिलती है तो ये जो फ्रंट का निर्माण होता है, जब ये टकराती है तो अपोजिट एयर मास, याद रखिएगा अपोजिट एयर मास जब टकराती है तो वहाँ एक फ्रंट का निर्माण हो जाता है। इसको कहते हैं फ्रंटोजेनेसिस, फ्रंट का निर्माण होना, फ्रंटोजेनेसिस। ये में कोल्ड फ्रंट होती है, वार्म फ्रंट, ये क्या होती है, कोल्ड मतलब कि बता दे रहे हैं कोल्ड फ्रंट क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका वार्म एयर मास है, ये कोल्ड है, इसमें वार्म अगर एक्टिव हो रही ज़्यादा तो ये क्या होगा, कोल्ड, ये ऊपर उठ जाएगा, पता है इसकी डेंसिटी कम है, नीचे उठ जाएगी। तो जो ऊपर उठी तो ये एक फ्रंट का निर्माण हुआ, फ्रंट का निर्माण होगा। अब ये जो फ्रंट का निर्माण हुआ तो हम एक, आपको लग रहा है कि कुछ नहीं, कि यहाँ एक निम्बो, अभी हमने पढ़ा था निम्बो स्टेटस क्लाउड पढ़ा था ना, तो उस तरह से क्लाउड बनेगी, ये क्लाउड बनेगी तो यहाँ बारिश कराएगी, तो वो जो बारिश होगी वो उस तरीके से बारिश होगी। ठीक है, अब जस्ट वहाँ इसको बोलते हैं वार्म, जहाँ ये वार्म एक्टिव है। अब अपोजिट में क्या होता है कि कभी कभी कोल्ड एक्टिव हो जाती है, तो कोल्ड एक्टिव होने की वजह से क्या होता है कि जब वो गर्म पे एकदम धक्का मारेगी, तो धक्का मारने की वजह से तुरंत जो वार्म है एकदम वर्टिकली उठ जाएगी, जब वर्टिकली उठेगी तो हल्की होगी, कंडेंस होगी, बारिश कराएगी। इसमें होता है क्यूमुलो निम्बस वाला। ठीक है, सेम चीज है। ये हो गया कोल्ड वार्म। स्टेशनरी क्या है, जहाँ वार्म और कोल्ड स्टेशनरी है, मतलब कि कुछ नहीं हो रहा है,
ये वार्म वार्म अपना करा रही है, कोल्ड अपना करा रही है, जो भी अपना वो एरिया कोल्ड है वो वार्म है, जहाँ नहीं मिल रही है, मतलब कहीं अभी कुछ फ्लो स्टार्ट नहीं हुआ है, फ्रंट का निर्माण नहीं हुआ, उसको स्टेशनरी कहते हैं। दूसरी चीज़ ये है ऑक्लूडेड। ऑक्लूडेड में क्या है, जब आपका एक लंबा प्रोसेस है, जब आपका याद रखिए जब कोल्ड फ्रंट ओवरटेक कर ले, मतलब कि वार्म खत्म ही हो जाता है, बस इतना याद रखिए। ऑक्लूडेड में जो वार्म फ्रंट जो है वो खत्म, डिमिनाइज्ड, तो खाली ओनली कोल्ड ही कोल्ड रहता है, उसको कहते हैं हम ऑक्लूडेड फ्रंट कहते हैं। ठीक है। और फ्रंटोजेनेसिस किसे कहते हैं, जिसमें फ्रंट का डेवलपमेंट होता है। अब फ्रंटोलाइसिस किसको कहते हैं, जहाँ फ्रंट खत्म, जो हमने देखा ना, ये वार्म ही फ्रंट हो जाता है, वार्म खत्म हो जाता है, कोल्ड रह जाता है, इसको कहते हैं फ्रंटलाइसिस, मतलब वार्म का खत्म। दूसरी चीजें अब देखते हैं कि यहाँ ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन की बात करते हैं। तो ये जो साइक्लोन होता है ना, इसको कहते हैं टेम्परेट साइक्लोन। जो साइक्लोन आता है उसको जो फ्रंट का निर्माण होने की वजह से होता है, उसको कहते हैं टेम्परेट कहते हैं। हम ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें, साइक्लोन में क्या होता है कि बीच में लो प्रेशर होता है और इधर से हाई प्रेशर आता है। ठीक है, जैसे कि और नॉर्थ साइड में क्या होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज, और साउथ में क्लॉकवाइज घूमता है, ये साइक्लोन है। और एंटी साइक्लोन क्या होता है, बीच में हाई प्रेशर, ये होता है लो प्रेशर, तो बाहर की तरफ जाएगा ये। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जस्ट अपोजिट, नॉर्थ में होगा क्लॉकवाइज और साउथ में होगा एंटी क्लॉकवाइज। ये है आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन का बोलते हैं। अब है ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में जानते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में क्या है, ध्यान सुनिएगा। ये इंडिया है, जिस बना लिए हैं, इमेजिन करिएगा, ये बे ऑफ बंगाल है। जब हमारी ईस्टर्ली विंड आती है, नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्ली विंड, तो ये यहाँ से मॉइस्चर ले आती है। उसके साथ कई सारी कंडीशंस हैं, आप कंडीशन पढ़ लीजिएगा कि टेम्परेचर 27 डिग्री सी होना चाहिए, और यहाँ पर जो क्या कहते हैं, हाँ 27 डिग्री सी। दूसरा है आपका कोई वर्टिकल डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। वर्टिकल डिस्टर्बेंस का मतलब है कि अगर इसकी कुछ कंडीशंस है, अगर वर्टिकल अगर मूवमेंट अगर होगा तो ये जो कंडीशन है सारा डिस्टर्ब कर देगा, इसी वजह से। और क्या है, कोरियोलिस फोर्स ही तो इस जो विंड आ रही है इसको इधर 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 टर्न करेगी, नहीं तो भाई ये तमिलनाडु और इधर में तो बारिश ही नहीं कराए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, लैटेंट मतलब वर्टिकल विंड और डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, लेस होना चाहिए, ये सारी कंडीशंस हैं। तो अब आते हैं, देखते हैं कैसे डेवलप कैसे होता है। ठीक है, ये 3-4 कंडीशन बहुत याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ जैसे देखिए, ये है पानी, यहाँ है लो प्रेशर, यहाँ क्या हुआ, यहाँ है लो प्रेशर, मतलब गर्म हुई लो प्रेशर हुआ। यहाँ की जो जब ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाके हमने देखा कन्वेक्शनली राइज होगा, हल्का होगा और ये डाइवर्स हो जाएगा, सिंक होने के लिए डाइवर्स हो जाएगा। तो ये जो बना रहा है, ये जो आपका ये वर्टिकली राइज होने की वजह से यहाँ क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, ये होगा क्यूमुलोनिम्बस। यहाँ उसी से बारिश होती है और भयानक बारिश होती है। अब बात आती है कि चलो ठीक है, बीच का स्थान खाली क्यों छोड़े। अरे भाई, बीच का खाली स्थान इसलिए छोड़े क्योंकि यहाँ क्या है, लो प्रेशर है, हवा ऊपर उठी, ये ऊपर हुआ हाई प्रेशर हो गया, तो ये जो एरिया है यहाँ बहुत ही शांत एरिया है, ये बहुत शांत है, यहाँ कुछ बारिश वगैरह नहीं हो रहा है, क्योंकि हवा ऊपर उठ के डाइवर्स हो गई। और जो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ कराई, ये वॉल है ना, इसको कहते हैं आई वॉल, जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है इसको बोलते हैं आई वॉल, और इसको कहते हैं आई मतलब कि जहाँ ज़्यादा बारिश नहीं हुई। ठीक है, ये फिर जाके सबसाइड हो जाएगी। अब बात समझे, जैसे टेम्परेचर ज़्यादा हुआ समुद्र का ऊपर राइज की कन्वेक्शनली, और ये जाके ऊपर गई, हाई प्रेशर हुआ। हाई प्रेशर मतलब जानते हैं, क्लियर स्काई, नो रेनफॉल, नो क्लाउड, सब चीज़, बट ये डाइवर्स हो गई यहाँ पर, और ये क्या करेगी, यहाँ पर जो क्लाउड बनाएगी वो बनाएगी आपका क्यूमुलो, क्योंकि ये पहले गर्म थी, ऊपर गई, ठंडी हो गई, तो यहाँ कंडेंस होके यहाँ बारिश करा देगी, ठंडी हो गई, क्लाउड बनाएगी, बारिश करा देगी, क्यूमुलोनिम्बस।
बस यहाँ कुछ नहीं होगा। ये हो गया। ये दूसरी चीज़ है, साइक्लोन हो गया, टेम्परेट हो गया, ट्रॉपिकल हो गया। तो एक जेट स्ट्रीम की बात आती है। जेट स्ट्रीम के बारे में बस दो चीज़ याद रखो, ये अपर एटमॉस्फेयर में फ्लो होती है, लोअर एटमॉस्फेयर में नहीं होती है। मतलब कि ये आप बोल लो सब ट्रॉपिकल वाले में और पोलर हाई वाले में ज़्यादा होती है, अपर एटमॉस्फेयर में फ्लो होती है और वेस्ट टू ईस्ट फ्लाई करती है, इधर से इधर, वेस्ट टू ईस्ट। और ठीक है, एक सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली विंड होती है, एक पोलर वेस्टर्ली विंड होती है। बाकी उसके बारे में हम विस्तार से अपने उस कोर्स में पढ़ेंगे, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। और बहुत इंपॉर्टेंट है और एक चीज़ बात है जो एग्जाम में आ चुका है, पूछा जा चुका है एसएससी एग्जाम में, ये बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वो ये है कि हम वर्ल्ड वाले में चलते हैं। वर्ल्ड वाले में आप जानोगे कि एक्चुअली में क्या है। हाँ, वर्ल्ड वाले में हमने क्या क्या देखेंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का बहुत अलग अलग नाम है। इंडियन में नाम है साइक्लोन, इंडियन ओशियन में। हरिकेन अटलांटिक ओशियन में नाम है हरिकेन। टाइफून नाम है पैसिफिक ओशियंस में। ठीक है, टाइफून नाम है पैसिफिक ओशियंस में। ऑस्ट्रेलिया में है विली विली। साइक्लोन इंडियन ओशियन, हरिकेन आपका अटलांटिक, टाइफून आपका आपका पैसिफिक, जहाँ चाइना वगैरह रहते हैं। यहाँ पर चाइना बना देखिए, चाइना में है यहाँ पर, विली विली इसमें। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अगर जाएं एक चीज़, दोनों का डिफरेंस देखें तो ट्रॉपिकल और उसमें क्या डिफरेंस है। ट्रॉपिकल का जो फॉर्मेशन होता है उसमें हम देखेंगे कि ट्रॉपिकल के फॉर्मेशन में हमने क्या देखा, ये ट्रॉपिकल है मान लो और ये टेम्परेट है। टेम्परेट साइक्लोन जो हमने फ्रंटल जो पढ़ा ना, वही टेम्परेट है। ये टेम्परेट जो होती है वो लैंड और सी दोनों में हो जाता है। ट्रॉपिकल ओनली सी चाहिए, बे ऑफ बंगाल। ये एक कन्वेक्शनल प्रोसेस देखा हमने, ये ऊपर उठा, ये ऊपर उठा। और इसमें क्या है कि फ्रंटल में जो देखा था ना कि वार्म आ रही है, कोल्ड आ रही है, ये आपका दोनों के मिलने की वजह से जो हुआ उसको कहते हैं, दोनों दोनों मिला, ये वार्म हवा ऊपर उठ गई तो ये एक स्लोप बनाया, इसी को कहते हैं हम फ्रंटोजेनेसिस। ये तो फ्रंटल रेनफॉल भी बोलते हैं इसको। ये आपका होता है एक्चुअली लो लैटिट्यूड में होता है, 5 डिग्री से 30 डिग्री पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है। मिड या हाई लैटिट्यूड में होता है, मतलब कि 30 डिग्री से 66.5 डिग्री पे होता है। इसमें दोनों देखा हमने, क्लाउड क्लूम्बो निम्बस भी देखा, निम्बो स्टेटस भी देखा। ठीक है, निम्बो स्टेटस भी देखा। इसमें क्या देखा, बस क्यूमुलो निम्बस देखा। इसमें आई प्रेजेंट है, इसमें कोई आई प्रेजेंट नहीं है। ये नॉर्मली ट्रॉपिकल होती है साउथ इंडिया, मतलब कि नॉर्मली रिट्रीटिंग मानसून के समय पे होती है, नॉर्थ ईस्ट विंड से होती है। नॉर्मली आपका आंध्र प्रदेश उड़ीसा में कराती है। ये क्या होती है, ये आपका टेम्परेट को बोलते हैं वेस्टर्ली विंड। वेस्टर्ली विंड क्या होती है, मेडिटेरियन से लेके आती है अब वाटर, और ये नॉर्मली नॉर्थ भाग में ऐसे आती है। नॉर्थ भाग में इसके 2 ब्रांच होते हैं, बाद में पढ़ेंगे इंडियन मानसून में, बट नॉर्मली ये नॉर्थ में कराती है। देखिए नॉर्थ एंड नॉर्थ इसमें कराती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने कवर की, इतनी सारी चीज़ें। अब कुछ क्वेश्चंस देख लें। कुछ क्वेश्चंस अगर हम देखने जाएं तो हाँ, कुछ क्वेश्चंस हमने देख रहे हैं कि क्या है। फेरल लॉ, कोलिस फोर्स विंड चेंज डायरेक्शन हमने देखा, आंसर दे चुका है टू अस। अब क्वेश्चन देख सकते हैं, हमने कोई वैसा चीज़ नहीं पढ़ा जो कि ना आया हो। देखिए अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो इसी से रिलेटेड ही मिलेगा आपको। देखो टुवर्ड्स राइट नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर, अल्ट्रावायलेट रे इन इंडिया ऑफ द सन, वो एटमॉस्फेरिक लेयर अल्ट्रावायलेट स्ट्रेटोस्फीयर होता है, वैसी बात है। अरेंजमेंट करना है एटमॉस्फेरिक लेयर का, तो भाई देखो देखो इसका ट्रिक है, ट्रस्ट मी इन एग्जाम, इन द एग्जाम। ट्रस्ट का मतलब होता है ट्रोपोस्फियर, एसटी का मतलब होता है स्ट्रेटोस्फियर, एमी का मतलब होता है मेजोस्फियर, इन का होता है आयनोस्फियर और एक्स का होता है एक्सोस्फियर। आयनोस एक्सोस्फियर को मिला के होता है टीएच, मतलब कि थर्मोस्फियर। ठीक है, देख लीजिएगा। हीट बजट क्या होता है, हीट बजट के बारे में नहीं बताया ना मैंने। देखिए हीट बजट ऐसा होता है कि जैसे कि जो भी सन से रेज आ रही है, जो भी सन से रेज आ रही है, वो उस रेज को कैसे बैलेंस कर रही है। ऐसा तो नहीं है ना कि पूरा रेज हमारे यहाँ आ रही है, नहीं, वो
सन के कई सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी लॉस हो जाती है, क्लाउड, डस्ट वगैरह कहीं रिफ्लेक्ट होके आपकी एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो इस तरीके से बैलेंस बना रहता है, इनकमिंग और आउटगोइंग रेडिएशन का बैलेंस। ठीक है, ये जितना ही जानिए। एंड सबसे क्लोज कौन है आपका, कौन है ट्रोपोस्फियर है। ठीक है, बस ये सारी क्वेश्चंस हैं। और एक क्वेश्चन आया था जो मैंने देखा था बट मैंने इसमें डाला नहीं, वो ये है कि हरिकेन जो हमने पढ़ा था वो कहाँ पढ़ा था, अटलांटिक ओशन में, ये आ चुका है। और एक विली विली भी आ गया है, विली विली ऑस्ट्रेलिया। और आपका हाँ फ्रंटल जो चीज़ था जो हमने देखा ना, क्या कहते हैं, फ्रंट का निर्माण, वाताग्रह का निर्माण कहाँ होता है, तो हमने देखा अभी ये होता है हाई लैटिट्यूड। कब, कहाँ से कहाँ, 30 से 67.5 डिग्री के बीच में होता है, जहाँ पर वेस्टर्न मतलब गर्म और ठंडी हवा मिलती है वहाँ पर होता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस तो नहीं है, आई थिंक नहीं होगी क्वेश्चंस। अगर देखिए कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी अगर डाउट है प्लीज़ आप मेरे से आस्क कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये एटमॉस्फेयर जो क्लाइमेटोलॉजी है ये बहुत बड़ा चैप्टर है। मैंने इसको लगभग 1 घंटे में कंप्लीट कराने की कोशिश की है, जो कि जल्दी होता नहीं है, बट मैंने इतना बता दिया, अगर इस क्वेश्चन के बाहर और भी कुछ आपसे नहीं पूछेगा, इतना दैट्स एनफ, बहुत ज़्यादा एनफ है, ये आप कर लीजिए। मैं लिख के देता हूँ, इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, अगर आप पढ़ने जाओगे ना इसको पढ़ने में आप, मैं सच बता रहा हूँ, आपके 3 घंटे लग सकते हैं। 3 घंटे का भी बनाने जाए अगर हर एक एक्सप्लेनेशन से, तो बट मैंने इसको 1 आवर में कंप्लीट किया है। प्लीज़ से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को देखिए। एटलीस्ट आपको अगर नहीं हो तो बोलिए, उस चीज़ के बारे में मैं अलग से टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जीएस की वैल्यू को समझिए प्लीज़। जीएस एक ऐसा है जो आपको मेरिट में ला सकता है, मेरिट। और जब आप मेरिट में नाम देखोगे ना अपना, तो मेरी याद करोगे, हाँ, कि मैंने ये कहा था कि जीएस की अगर वैल्यू है तभी आप मेरिट में हो, अगर वैल्यू नहीं करोगे तो आप मेरिट में नहीं हो, क्योंकि मैथ रीजनिंग भाई 10 से 12 सभी करेंगे, सभी। सो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट, कोई भी डाउट हो प्लीज़ आस्क मी, प्लीज़ कुछ भी करें। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ इसमें कुछ छोड़ दिया, मैंने कुछ गलती कर दी, प्लीज़ बताइए। ये जो भी चलता है कोऑपरेशन से चलता है, कोऑर्डिनेशन से चलता है, तभी हम लोग एक अच्छा एनवायरनमेंट बना पाएंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टाटा।